स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत आज की क्लास होने वाली है सीडीपी पेडागोजी की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, आज की इस क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाएगी, जो कुछ सरल भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे और कुछ मीडियम भी होने वाले हैं। और यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। अब आपसे संरक्षण की अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि संवेदी गतिक अवस्था, बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और सी ऑप्शन ठोस संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको पियाजे के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग इन तीन लोगों का नाम अलग से लिखा गया है। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के क्लासेज आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो संवेदी गतिक अवस्था की आपसे अगर उम्र पूछी जाए, कितने उम्र तक की अवस्था होती है, तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को ही कहते हैं संवेदी गतिक अवस्था। और दूसरी अवस्था हो जाएगी जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 2 से 7 वर्ष। और तीसरी अवस्था थी ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 7 से 11 वर्ष। और आखिरी अवस्था थी इनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, समझ गए ना। तो जीन पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन 4 अवस्थाओं का यहाँ पर उल्लेख किया था। तो आपको बताना कि संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है, तो आपको पता होना चाहिए संरक्षण की अवस्था बताइए कहाँ पर हो रहा है, एक बार कमेंट करिए। चलिए, हमने आपको उम्र बता दी है, तो अब आप उत्तर बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर संरक्षण की जो अवस्था होगी वह हो जाएगी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष की उम्र में संरक्षण की अवधारणा जो है विकसित हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी का अर्थ है। हमने आपसे पहले भी बताया कि जेडपीडी का अर्थ क्या होता है। अगर आप हिंदी में बात करेंगे जेडपीडी का, तो वह होता है, इसका अलग नाम है पाण या ढांचा। और जेडपीडी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है सहायता देना, पालक की सहायता करना, सहारा देना, कुछ समय तक सहारा देना। ये नहीं कि हमेशा के लिए सहारा देना, कुछ समय तक सहारा देना, उसके बाद धीरे धीरे हट जाना। चलिए ऑप्शन देखिए। अब कह रहा है कि जो छात्र अकेले कर सकता है, बी ऑप्शन कर कि छात्र जो कभी नहीं कर सकता, सी ऑप्शन छात्र जो सहायता से कर सकता है और डी ऑप्शन छात्र की बुद्धि का स्तर। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर इस प्रश्न का सही होने वाला है। चलिए, बिल्कुल सही, फटाक से कमेंट करिएगा। देखिए, हमने अभी जस्ट बताया कि सहायता देना, सहारा करना, ये सब बातें आपको खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा है कि जो छात्र अकेले कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। जब छात्र अकेले कर ले रहा है तो वहाँ पर जेड पीडी का कोई मतलब नहीं होने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र जो कभी नहीं कर सकता, तो बिल्कुल नहीं, जब कभी नहीं करेगा तो वो भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और छात्र की बुद्धि स्तर, ये गलत होगा। जो उत्तर होगा छात्र जो सहायता से कर सकता है, मतलब ऐसे कार्य जो छात्र नहीं कर पाता, अगर उसे सहारा दिया जाए तो छात्र कर ले, उसे ही हम कहते हैं जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ए ऑप्शन कह रहा है कि पियाजे, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग, स्किनर कौन से हैं, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इनको भी जानते रहिए आप। ठीक है, और बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो वो थे मनोवैज्ञानिक गार्डनर महोदय, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा को दर्शाता है। रचनावादी कक्षा को कौन सा दर्शा रहा है ये आपको बताना है। अब ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक व्याख्यान देता है। बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का स्रोत है। सी ऑप्शन छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है और रटने पर बल दिया जाता है। हमारा डी ऑप्शन कह रहा है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। तुरंत बताइए। चलिए प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही। देखिए, अगर बात करें रचनावादी कक्षा को दर्शाता है तो क्या दर्शाएगा? क्या शिक्षक व्याख्यान देता रहेगा तो ये रचनावादी को दर्शाएगा? बिल्कुल नहीं, हमारा ए ऑप्शन नेगेटिव है, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का स्रोत है। मान लीजिए पाठ्य पुस्तक ज्ञान का स्रोत होता है, लेकिन यहाँ पर ही लगते ही इसका मतलब हो जाएगा कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक जो है ज्ञान का स्रोत होता है, इसलिए हमें ये काट देना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। तो बिल्कुल सही, छात्र अपने अनुभव के आधार पर ही ज्ञान का निर्माण करता है। और डी ऑप्शन कह रहा है क्या? रटने पर बल देता है। बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव है, काट दीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मुख्यतः आधारित है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आप उत्तर दे सकते हैं। क्या पूछा गया प्रश्न में? फिर से पढ़िए। कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मुख्यतः आधारित है किस पर? ए ऑप्शन कह रहा है कि भावनात्मक विकास पर। बी ऑप्शन सामाजिक विकास पर। सी ऑप्शन नैतिक तर्क पर। और डी ऑप्शन व्यक्तित्व विकास पर। चलिए प्रश्न संख्या 5 है और आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ सोचने की बात नहीं। अगर नैतिक विकास की बात करा तो उत्तर जो होगा नैतिक तर्क पर ही होगा। जो लोग भावनात्मक विकास बता रहे हैं उनका गलत होगा। सामाजिक विकास नहीं होगा, व्यक्तित्व विकास नहीं होगा। हमारा उत्तर बिल्कुल सही, नैतिक तर्क ही उत्तर हो जाएगा। चलिए समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न आ गया। देखिए कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विशेष विद्यालयों की स्थापना। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना। और सी ऑप्शन कह रहा है कि विविधताओं को स्वीकार कर सभी को शिक्षा देना। और डी ऑप्शन कमजोर छात्रों को अलग करना। चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होने वाला है। चलिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। बिल्कुल देखिए विशेष विद्यालयों की स्थापना। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालयों की जो आवश्यकता होती है इसे नकारती है। ठीक है, प्रत्येक बालक को एक ही छत के नीचे पढ़ाने की बात समावेशी शिक्षा में की गई है। और समावेशी शिक्षा कहती है कि प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन काटना शुरू करते हैं। ए ऑप्शन हमने पहले ही गलत कर दिया। बी ऑप्शन केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना। बिल्कुल नहीं, हमने आपसे अभी जस्ट बताया कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा। एक क्लास में एक छत के नीचे ही बच्चे पढ़ेंगे, चाहे कोई प्रतिभाशाली हो, कोई मंद बुद्धि हो, चाहे जैसा हो। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि विविधताओं को स्वीकार कर सभी को शिक्षा देना। और डी ऑप्शन कमजोर छात्रों को अलग करना। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? क्या गार्डनर ने दिया, या थॉर्नडाइक ने दिया, या स्पीयरमैन ने दिया, या गिलफोर्ड ने दिया? किसने दिया था ये आपको कमेंट करके बता देना है जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही बताइए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था वह दिया था स्पीयरमैन ने। बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पीयरमैन नोट कर लीजिए। चलिए सी ऑप्शन नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का स्थानांतरण का उदाहरण है। अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन करें कि कविता याद करना। तो बिल्कुल नहीं, याद करना शब्द ही नेगेटिव है, हमने आपसे पहले भी बताया, इसलिए इसे काट दीजिए। बी ऑप्शन करें कि गणित का सूत्र भूल जाना। तो सूत्र भूल जा रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, अधिगम का हस्तांतरण नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन करें कि साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर चलाना और परीक्षा में नकल करना। बिल्कुल नहीं, परीक्षा में नकल वाला काट दीजिए। यहाँ पर साइकिल चलाने के बाद अगर स्कूटर चला रहे हैं तो यहाँ पर सकारात्मक हस्तांतरण हो रहा है। ठीक,
बिल्कुल, सकारात्मक हस्तांतरण हो रहा है तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा इसमें भी सही हो जाएगा। चलिए, स्किनर से प्रश्न आ गया, स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है कि निरीक्षण अधिगम, बी ऑप्शन अंतर्दृष्टि अधिगम, सी ऑप्शन परीक्षण और त्रुटि और डी ऑप्शन प्रचालन अनुबंधन। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा सिद्धांत था, प्रचालन सिद्धांत था। ठीक, प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है? प्रेरणा का आंतरिक स्रोत पूछा जा रहा है आपसे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि पुरस्कार, बी ऑप्शन प्रशंसा, सी ऑप्शन सीखने की जिज्ञासा और डी ऑप्शन दंड का भय। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए तुरंत, बिल्कुल सही। यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है तो कौन सा होगा? सीखने की जिज्ञासा, बिल्कुल सही, सीखने की जिज्ञासा ही होगा, क्योंकि पुरस्कार बाहरी प्रेरणा हो जाएगा और प्रशंसा भी बाहरी होगा और दंड का भय भी बाहरी हो सकता है। इसलिए हमारा सबसे बेस्ट जो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार है, क्या आधार होने वाला है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की सुविधा, बी ऑप्शन पाठ्यक्रम की कठिनाई, सी ऑप्शन बच्चे की रुचि और आवश्यकता और डी ऑप्शन परीक्षा परिणाम। चलिए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार है तो क्या आधार होने वाला है ये आपको बताना है ना। चलिए बता दीजिए, शिक्षक की सुविधा होगा, पाठ्यक्रम की कठिनाई होगी, या बच्चे की रुचि और आवश्यकता होगी, या परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात किया जा रहा है तो परीक्षा परिणाम नेगेटिव है। ठीक, और पाठ्यक्रम की कठिनाई ये भी नेगेटिव है, शिक्षक की सुविधा के लिए नहीं बल्कि हम बच्चे को ध्यान में रखकर ही बाल केंद्रित शिक्षा का आधार बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे की रुचि और आवश्यकता को आपको ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य कराना है। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में समय कम बचा है, परीक्षा बहुत जल्द है। और आप जुड़िए हमारे साथ सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, डेली जुड़िए, दोनों क्लास देखिए और अपने तरफ से भी मेहनत करिए। किसी भी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं आप, उस यूट्यूब चैनल के भरोसे मत बैठिएगा, हम आपसे कह रहे हैं। कोई टीचर कहता नहीं होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, एक टीचर के ऊपर भरोसा करके आप 5 सब्जेक्ट कभी भी पास नहीं कर सकते भाई साहब, कुछ कोशिश आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ना आपको है, रिजल्ट आपको लाना है। हम अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अलग से मेहनत कर देंगे तो रिजल्ट 100 प्लस नंबरों का आ जाएगा आसानी से। ठीक, और जो पॉजिटिव नेगेटिव शब्द को बता रहे हैं इसे नोट करते हुए चलिए और समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी इच्छा है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते, नहीं तो कई लोग आएंगे बाद में करेंगे कि अब टाइम पास कर रहे हैं सर। टाइम पास नहीं कर रहे हैं सर, आपको समझाया जा रहा है कि अभी समय है। ठीक, समय बहुत कम है। चलिए फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए, कह रहा है कि अधिगम अक्षमता का संबंध किससे नहीं है? आपको पता होना चाहिए अधिगम अक्षमता से भी आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ने में कठिनाई, बी ऑप्शन लिखने में कठिनाई, सी ऑप्शन गणना में कठिनाई और डी ऑप्शन कम बुद्धि। तो आप इसमें से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तर एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अधिगम अक्षमता की बात करें तो पढ़ने में कठिनाई ये होता है, और लिखने में कठिनाई ये भी अधिगम अक्षमता अक्षमता के अंतर्गत आता है, और गणना में कठिनाई, ये दोनों तीनों जो हैं अधिगम अक्षमता का ही हिस्सा माने जाते हैं। और उत्तर जो होगा कम बुद्धि, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लिए तो तुरंत आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा लोकप्रिय की किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, गोलमैन ने, पियाजे ने, बिने ने। चलिए, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि प्रश्नों का पैटर्न आपको कैसा लग रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं, बताइए
क्या नए-नए प्रश्न लग रहे हैं कि नहीं, ये बताइए आप, ठीक? क्योंकि कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है कि आपको कठिन वाले प्रश्न भी, सरल वाले प्रश्न भी और मीडियम वाले प्रश्न भी पूरा का पूरा तैयारी करा दिया जाए। बाकी ये तो कोई नहीं जानता कि सीटेट का पेपर किस प्रकार से आएगा, लेकिन अपने तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है कि एनसीईआरटी के प्रश्न, एनसीईआरटी बेस्ड पर प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक? तो चलिए उत्तर बता दीजिए। भावनात्मक बुद्धि की बात किसने की थी? किसने अधिक लोकप्रिय बनाया था? तो कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए। बिल्कुल सही, गोलमैन ने, बिल्कुल, गोलमैन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग को सही कर लेना है। चलिए, आगे बढ़िए। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा मूल्यांकन रचनात्मक का रूप है? आपको बताना होगा वह कौन-सा मूल्यांकन है जो रचनात्मक रूप है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा, बी ऑप्शन यूनिट टेस्ट, सी ऑप्शन सतत और व्यापक मूल्यांकन, डी ऑप्शन बोर्ड परीक्षा। कमेंट करिए। हमने आपसे पहले भी बता दिया है कि रचनात्मक मूल्यांकन की जहाँ पर भी बात हो, वह वार्षिक परीक्षा होती है और यूनिट टेस्ट होता है और बोर्ड परीक्षा। ये सब नहीं होते भाई साहब। चकमा खा गए ना आप लोग। चलिए, यहाँ पर गलती कर दी है ना, हमने बोल दिया वार्षिक परीक्षा होती तो काफ़ी लोग ए देने लगे। जब हमने बोल दिए यूनिट टेस्ट तब फिर बी देने लगे। भाई साहब, ये दोनों तीनों जो दिए गए हैं ए, बी और डी, ये नेगेटिव होते हैं। अगर रचनात्मक मूल्यांकन की और सबसे बेस्ट मूल्यांकन की बात किया जाए तो वह सबसे बेस्ट मूल्यांकन क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक? नोट कर लिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। थार्नडाइक का प्रभाव का नियम बताता है कि थार्नडाइक ने नियम दिया था जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आपको पता होगा सबसे महान इनका सिद्धांत था यही, प्रयास एवं त्रुटि वाला सिद्धांत। बहुत ही अच्छा सिद्धांत है और इसमें कई सारे प्रश्न आपके पेपर में भी मिल सकते हैं। ठीक, तो चलिए, अभ्यास से अधिगम होगा या परिणाम अधिगम को प्रभावित करते हैं या अंतर्दृष्टि से अधिगम होता है या अनुकरण से अधिगम होता है। जल्दी से बता दीजिए कि थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या बताएगा। चले, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कमेंट बॉक्स में करिए। बिल्कुल सही। अगर बात करें थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या बताएगा, तो वह बताएगा अंतर्दृष्टि से अधिगम होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा। बिल्कुल, यहाँ पर सी नहीं होगा, एक मिनट। यहाँ पर जो होगा परिणाम अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक, परिणाम जो होते हैं वह अधिगम को प्रभावित करते हैं, यही प्रभाव का नियम कहता है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर गलती से हमने यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी को पता होना चाहिए, कोहलर ने दिया था। ठीक, चलिए, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों में भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? आनुवंशिकता का होगा, पर्यावरण और सामाजिक अंतःक्रिया का होगा, बुद्धि का होगा, आयु का होगा। तो कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आप लोग क्या बता रहे हैं? चलिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, सभी लोग। चलिए, बिल्कुल, आनुवंशिकता। अरे भाई साहब, सिर्फ आनुवंशिकता दिया गया इसलिए नहीं होगा, काटिए। बुद्धि दिया गया नहीं होगा, काट दीजिए। और आयु तो होता नहीं। जो भाषा विकास को सर्वाधिक प्रभावित करेगा वह होगा पर्यावरण और सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे। चलिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का सामाजिक सिद्धांत है? क्या पियाजे या स्किनर या बंडूरा या थॉर्नडाइक? बताइए कौन सा अधिगम का सामाजिक सिद्धांत है। भाई साहब, यहाँ प्रश्न में ही गजब का दे दिएगा प्रश्न। चलिए, यहाँ देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझिए। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आपसे पूछा जा रहा है। अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो वो दिए थे हमारे बंडूरा महोदय ने। थोड़ा सा प्रश्न घुमा के लिख दिया गया, आप समझ जाइए। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, आपको नोट कर देना है वहाँ पर बंडूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया गया प्रश्न में। ठीक, बंडूरा हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि रटने की अपेक्षा समझ पर बल देना किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवादी, बी ऑप्शन मानवतावादी, सी ऑप्शन रचनावादी, डी ऑप्शन अनुशासनात्मक। चले, अनुशासनात्मक कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
चलिए, रटने की अपेक्षा समझ पर अगर बल देने की बात किया जा रहा है तो वह क्या होगा? बिल्कुल सही, एकदम सही होगा, वह होगा रचनावादी। ठीक, रचनावादी। ठीक, ठीक। चलिए, क्या क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट रुकिए तो। क्या बोल रहे हैं आप लोग? इसमें 17 सी तो मारा था, बंडूरा तो ठीक है, बंडूरा सही है ना? इसमें क्या हुआ था? बिल्कुल सब सही है, सब। चलिए, सब सही है। 18 प्रश्न का जो होगा उत्तर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसका सी ऑप्शन होगा 18 में का। बिल्कुल, चलिए। आगे आइए और अगले प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास में सर्वाधिक सहायक है। कौन सा सहायक होगा? क्या दंड सहायक होगा? बिल्कुल नहीं। उपदेश हो सकता है, लेकिन देखेंगे, और अनुकरण एवं वातावरण या परीक्षा। परीक्षा काट दीजिए। अब आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए, बी होगा सही या सी होगा सही? चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करते हुए चलेंगे। जो लोग क्लास लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे, जो लाइव ना देखकर बाद में देख रहे हैं वो भी कमेंट करिए एक बार तुरंत। ठीक, चलिए, बिल्कुल सही। उपदेश भी नहीं होगा हमारा, यह निगेटिव हो जाएगा। उत्तर जो होगा अनुकरण एवं वातावरण, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीटेट के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? क्या ज्ञान देने वाला है, अनुशासक है, या मार्गदर्शक और सहायक, या परीक्षक? तो आपको मैंने बताया था, जहां पर भी शिक्षक की भूमिका पूछी जाए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी में पूछा जाए शिक्षक की भूमिका, या गणित में शिक्षक की भूमिका पूछी जाए, या एसएसटी में शिक्षक की भूमिका पूछी जाए, या विज्ञान में शिक्षक की भूमिका पूछी जाए, सभी जगह 2-3 शब्द याद कर लीजिए, एक ही सही हो जाएगा। मार्गदर्शक, सहायक की, सुविधादाता की, परामर्शदाता की, यही भूमिका होती है टीचर की। ठीक, इसलिए सी ऑप्शन सही करिए। और यह क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। ठीक, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए लक्ष्य तक को, और बेल आइकन को भी ऑन करिए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि आपका समय बच जाए। कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है, और साथ में इतना कोशिश रहता है कि जो भी व्याख्या बताई जाए आपको, पॉइंट टू पॉइंट बताई जाए। जिसमें व्याख्या वाली बात होती है वही बताया जाता है। ठीक, बाकी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना, हमें तो पता है ना, यह पात्रता परीक्षा है। आप अगर पास मार्किंग ला दिए तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानी नहीं बनना यहाँ पर, आपको सिर्फ पास होना है। ठीक, और अच्छे-अच्छे लोग जो ज्ञानी बन रहे थे, बैच लेकर 10 जगह से पढ़ रहे थे, वो लोग ज्ञानी बन ही रहे हैं। आज तक उनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा-सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा-सा लॉजिक लगाइए, सोचिए, समझिए किस प्रकार से पास हो सकते हैं। ज़्यादा ज्ञानी मत बनने की कोशिश करिए, क्योंकि समय कम है। ठीक, 8 फरवरी बहुत दिन नहीं है, पेपर 8 फरवरी को है ना, पता है ना? चलिए, फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके जो भी परेशानी है उसका निवारण किया जाएगा, पढ़ाई से संबंधित अगर होगी तो। चलें, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।